हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई और एग्ज़ाम देंगे जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इस टाइम हमारा पर्पस है रेलवे ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उन्हें आप ठीक कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आपका फार्मूला इस टॉपिक से नहीं छूटेगा और उस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आप गलत करके नहीं आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँगा, थोड़ा सा कलर इसमें दिख नहीं रहा है। बात करते हैं सबसे पहले हम आवेश की। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस आसानी से थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊँगा। आवेश, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। दोस्तों, चार्ज क्या होता है? तो किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो अपनी ही जैसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। मान सकते हैं अगर हमारे पास कोई चार्ज है पॉजिटिव और ये दूसरा कौन सा है? पॉजिटिव, तो दोनों समान चार्ज हैं, इसलिए ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे रिपल करेंगे। अगर हमारे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे यानी समान चार्ज होंगे, तब भी हमारे क्या होगा? प्रतिकर्षित। दोस्तों, ये एक दूसरे को आकर्षित कब करते हैं? जब हमारे अलग अलग चार्ज हों, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होगी, या नहीं है पता तो आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, यानी कि आवेश को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। तो क्यू बराबर हमारा होता है एन ई। एन ई, किसी भी चालक में आवेश कितना होता है? एन ई। एन क्या होता है? एन का मान आपको पता होना चाहिए। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों, आपको ये रिटर्न पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप आसानी से ये अगर इसमें आता है। दोस्तों, अब इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्या कहेगा? आपसे आवेश पूछ लेगा और या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा। मतलब आपको दो कारक दिए होंगे, तीसरा आपको बताना होगा। इनमें से आपको एक चीज़ गायब कर सकता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करके जाएँ, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों आवेश की मात्रक की। तो आवेश का मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक ने, उन्होंने अपने नाम पर इसका मात्रक का नाम दिया था। इसे हम सी से डिनोट करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी में हम एक चीज़ और देख लेते हैं। आगे बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, एकांक आवेश के बहने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो किसी चालक में एकांक आवेश बहने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी कि अगर कोई चालक है, उसमें आवेश कितना बह रहा है? क्यू। कितने समय में? टी समय में। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? धारा। धारा को हम आगे से डिनोट करेंगे आई से, तो क्यू बराबर आई टी। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी दोस्तों आपसे एक चीज़ गायब, मतलब एक चीज़ का आपसे मान पूछ सकता है, दो के मान दिया हो सकता है। तो क्यू क्या है हमारा? मैंने आपको बता भी चुका हूँ। क्यू क्या है? आवेश। और टी क्या है? समय। टी क्या है आपका? समय। और ये आई क्या? धारा। तो आपको ध्यान रखना है, एकांक आवेश की बहने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आई यानी धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का ऐसा ही मात्रक आप ध्यान रखेंगे। धारा का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो अगर हम इससे निकालें तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड, या इसी को हम बोलेंगे एम्पियर। एम्पियर, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये मात्रक है या नहीं है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो दोनों में से आपको दोनों को ध्यान रखना है। कूलाम पर सेकंड भी होता है और ये भी होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अभी मैंने आवेश का आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्यू बराबर एन ई।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्यू का अगर मान निकालते हैं इसी फॉर्मूले से, तो क्यू बराबर हमारा कितना आ जाता है, आई टी। आप दोनों को फॉर्मूलों को बराबर रख देंगे, आई टी बराबर क्यू एन ई बराबर आई टी। तो इस फॉर्मूले से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये किस तरह से बन सकता है, आपसे आई यानी धारा का मान निकालने को दे दिया जाए, तो आप एन ई बटे टी, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टी क्या है समय। तो यहाँ से आप धारा का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो मैंने फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको सब पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने एक नियम दिया था आवेशों के बीच। दोस्तों हमारे पास दो बिंदु आवेश रखे हैं, दो बिंदु आवेश हैं हमारे पास, एक है हमारा Q1, दूसरा क्या है Q2। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो दोस्तों इनके बीच जो कूलाम ने बताया था, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा क्या बताया था, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो आर दूरी इनके बीच की दूरी कितनी, आर, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों दोनों ही ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों ही हम जब इक्वेशन को मिला के लिखेंगे तो हम किस तरह लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों जब हम समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिल जाता है K, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, यही आपका हो जाता है कूलाम का नियम। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर K का मान कितना होता है, तो K का मान होगा 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों K का मान जो होता है इसे किस तरह लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं किसे, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसका मात्रक, इसका मान आपसे पूछ सकते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता इसका नाम होता है, और इसका मात्रक भी पूछ सकते हैं। और इसका मान मैं आपको बता देता हूँ, इसका मान कितना होता है, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये होता है 8.854 10⁻⁻12, और इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं इसका मान और इसके सब ये मात्रक सब निकाल के दिखाता। यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए आपके पास टाइम कम है, इस तरह से आप फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो ये कूलाम के नियम तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी आवेश को, एक हमारा यहाँ पर कोई बिंदु है ए, एक आवेश को, एक बिंदु आवेश को एकांक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब एक कोई बिंदु है ए और यहाँ पर हमारा कोई आवेश है Q0, तो इसे अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। दोस्तों परिभाषा मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। एकांक बिंदु से अनंत तक ले जाने के लिए किसी आवेश को किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो B बराबर हमारा कितना होता है, W/Q0। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। आपसे क्या होगा, कार्य दे देंगे, आवेश दे देंगे और आपसे विभव पूछ लेंगे, या फिर आपको विभव दे देंगे और आवेश दे देंगे तो आपसे कार्य पूछा जा सकता है। तो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्य बराबर कितना आ जाएगा, QB। तो आपसे आवेश और विभव देकर कार्य भी पूछा जा सकता है। दोस्तों विभव का मात्रक क्या होता है, तो ऐसा ही मात्रक आपको ध्यान रखना है। विभव का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, विभव का ऐसा ही मात्रक। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है, वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है एकांक
एकांक कार्य, एकांक आवेश द्वारा एकांक किया गया कार्य कितना होता है, वोल्ट के बराबर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विभवांतर की। तो विभवांतर भी समझ लेते हैं। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे दो बिंदु हैं ए और बी, तो इसे हम बी ए लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा विभव बी ए और यहाँ पर कितना है, बी बी। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, बी ए माइनस बी वी, और ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के। डब्ल्यू क्या है, अभी आपको लिखवा देता हूँ दोस्तों। डब्ल्यू हमारा क्या है, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। और क्यू नॉट क्या है हमारा, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसे किससे डिनोट करते हैं, हम इसे करते हैं ई से डिनोट। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर हमारा कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने न्यूटन जो कूलाम का नियम था उससे हमने बल का मान निकाला था। तो हमारा कितना आया था, बल बराबर यह आया था के क्यू वन मानने से क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला भी निकाला था। अब आपको क्या करना है, आपको इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, के क्यू वन इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इससे भी रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं यहीं पर ही। तो इसका मात्रक आप देख सकते हैं, इसका मात्रक कितना आ जाएगा, न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो इसका ये मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, मेरी स्लाइड थोड़ी सी ख़त्म हो गई हैं। तो आपके लिए स्लाइड मैं बना लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता। तो किसकी बात करते हैं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। धारिता को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो धारिता के क्या होता है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम नहीं समझेंगे, हम न्यूमेरिकल के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम आवेश और विभव के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, धारिता। तो सी बराबर हमारा होता है क्यू अपॉन वी। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्यू क्या है हमारा, आवेश। क्यू क्या होता है हमारा, आवेश। और वी क्या है, विभव। क्या होता है, विभव। तो ये क्या कहलाता है, धारिता। दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक की बात कर लेते हैं। ऐसा ही मात्रक क्या होता है धारिता का, तो आपको ध्यान रखना है, फैरड। 1 माइक्रो फैरड बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड। तो माइक्रो, मिनी, ये सब आपको भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं धारिता का संयोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारिता का संयोजन। जब हम धारिता को मिलाकर लिखते हैं तो इसमें सबसे पहला आता हमारा श्रेणी क्रम। कौन सा आता है, श्रेणी क्रम। इसे ही हम कहते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से धारिता को लिखते हैं, ये कैपेसिटर हमारा, ये कैपेसिटेंस ये है, और एक ये है, ये तो पॉइंट है ए और दूसरा हमारा बी। तो इसके बीच ये हमारा C1 हो गया, ये C2 है और ये C3 है।
तो इक्विवेलेंट हमारा जो क्या नाम है इसका, धारिता का इक्विवेलेंट निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं, सीरीज़ में बात करते हैं सीरीज़ की। तो सीरीज़ में किस तरह से निकालते हैं, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 1/c। ये सी क्या होता है, इक्विवेलेंट धारिता। तो ये हो जाएगा 1/c1, 1/c2 और 1/c3। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है किसके लिए, ये सीरीज़ के लिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी में दोस्तों आ जाता है अगला समांतर क्रम संयोजन। कौन सा आ जाता है, समांतर क्रम संयोजन। धारिता को जब हम समांतर क्रम में लिखते हैं तो समांतर क्रम संयोजन, इसी को हम कहते हैं पैरेलल। तो ये किस तरह से होता है, एक धारिता हमारा ये है, एक धारिता ये है, सॉरी एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र, इसे मान सकते C1। तो ये इस तरह से कुछ होते हैं लगे हुए। तो मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो चुके पैरेलल में किस तरह से लगते हैं। तो ये आपका पॉइंट A और ये हो गया आपका B और ये C2 हो गया और ये आपका C3 हो गया। दोस्तों इस तरह के संधारित्र, 3 संधारित्र किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो इसका इक्विवेलेंट संधारित्र निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा C1 + C2 + C3। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको अलग अलग तरीके से संधारित्र जुड़े हुए मिल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। बाकी अगर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को आपका कॉम्बिनेशन मिल जाए, मतलब सीरियली क्रम और समांतर क्रम का कॉम्बिनेशन इस तरह से हो सकता है। पहले आपका कोई संधारित्र C1 इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, फिर आपको इस तरह से जोड़ दे, इस तरह से जोड़ दे, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछे, आपसे पूछ ले कि इसका जो इक्विवेलेंट धारिता होगी कितनी होगी A और B के बीच। ये इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी प्रैक्टिस कर लें और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम का नियम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होता है। ये कोई चालक है आपका, इस चालक को मान सकते हैं। तो ये पॉइंट इसका ए मान लो और ये इसका बी मान लो। तो इसमें जो विभवांतर होगा उसकी में बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी V समानुपाती किसके होगा, I के। दोस्तों जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिल जाता है। वो नियतांक हमारा होता है R। तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, RI। R किसे कहते हैं, R कहते हैं दोस्तों प्रतिरोध को। R क्या है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है। क्या है, नियतांक। और इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। दोस्तों प्रतिरोध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं प्रतिरोध। इसका ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं, ऐसा ही मात्रक आपको पता होगा, इजी है। क्या होता है, ओम। हिंदी में इस तरह से लिखते हैं ओम, और इसका जो साइन होता है इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले की बात कर लेते हैं। अगला आता है हमारा चालकता। चालकता इस इंग्लिश में हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस दोस्तों, कंडक्टेंस क्या होता है, जब हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता यानी कंडक्टेंस। इसे हम किसे डिनोट करते हैं, जी से, यानी प्रतिरोध के उल्टे को हम करके लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, चालकता। क्या मिल जाएगा, चालकता। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखेंगे। आपको प्रतिरोध देकर चालकता आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछें कि 10 ओम प्रतिरोध, किसी चालक में 10 ओम प्रतिरोध है तो इसकी चालकता कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 1/10 लिख देना है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1। अब इसका मात्रक और ध्यान रखें चालकता का। चालकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मात्रक को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कोई सा एग्जाम देने जा रहे हैं, मात्रक तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है ये प्रतिरोध का उल्टा है, तो ये इसका मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। जो ओम लिखा है, ओम को उल्टा करके लिख देंगे हम म्यो। तो हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं म्यो। तो इसका मात्रक भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है। तो किसी चालक के अंदर एक रिलेशन पाया जाता है, तो R बराबर हमारा होता है ρL/A।
दोस्तों इससे रिलेटेड रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध और किसके समानुपाती होता है या किस पर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ये क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है हमारा ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसे विशिष्ट काट का प्रति एरिया क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखें क्षेत्रफल। तीसरा है हमारा रो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रो क्या होता है, तो रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या एक नाम से और जानते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। दोस्तों इसका मात्रक निकालने को आ जाता है आपसे, तो इसका मात्रक किस तरह से निकाल सकते हैं मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ रो को हम ए की गुणा इससे कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर गुणा ए अपॉन एल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रो के। आर क्या है, आर का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा मात्रक, ओम मीटर, ओम मीटर। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिरोध का संयोजन। तो इसमें भी संयोजन होता है, जैसे संधारित्र का हमने संयोजन पढ़ा था। तो प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। तो सबसे पहला इसमें भी आता है हमारा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम। तो इसमें किस तरह से होता है, एक प्रतिरोध हमारा ये हो गया R1, इसी तरीके से एक प्रतिरोध दूसरा तीसरा R2 R3। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 3 ही होंगे, मैं 3 आपको बना रहा हूँ, ऐसा 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया ये पिछले क्वेश्चन में जो जिसमें संधारित्र के बारे में बताया था, दोनों का सीरीज और श्रेणी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट। तो ये कितना होगा श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या आ जाएगा श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट प्रतिरोध। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये करना है आपको। अगला इसमें देख लेते हैं समांतर क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम। समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, ये एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है, एक प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ा है, एक प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ा है। तो ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। ये होगा आपका R1, ये होगा R2, ये होगा R3 और ये पॉइंट हमारा A और ये हो जाएगा B। तो इसका तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट 1/R3, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये क्या है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन मिल सकता है, इन दोनों का किस तरह से बना हुआ हो सकता है। एक प्रतिरोध इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, एक प्रतिरोध इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, एक प्रतिरोध इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, आगे भी इस तरह से प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा। आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और ये आपका R4 है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपका आंसर में कमेंट में करके बताना है मुझे। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है आपको बताना। अगर आप चाहें, आप अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा। मैं देखता हूँ कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पावर। इलेक्ट्रिसिटी में हम पावर निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं शक्ति। इसे किससे डिनोट करेंगे, P से। दोस्तों शक्ति बराबर हमारा क्या होता है, शक्ति का एक फॉर्मूला। दोस्तों एक आपको बात बता देता हूँ, अगर आपने जो पिछले मैंने फॉर्मूले भी बताए आपको, सब फॉर्मूले आपको पता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे भले को आपको किसी से भी क्वेश्चन पूछ लें। बस आपको फॉर्मूले पता हो, उन्हीं से आप दूसरे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि पावर है, पावर P बराबर हमारा एक फॉर्मूला बनता है V बराबर I। यानी जब हम
विभव और धारा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हमें क्या मिल जाती है, शक्ति यानी कि पावर। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी में दोस्तों हम समीकरण में मान रखते रहेंगे और हमारा क्या होगा, पावर का फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था B बराबर हमारा क्या होता है, ओम के नियम से IR। तो B का मान मैं क्या रख दूँ इसमें, IR, किसमें, समीकरण 1 में। तो P बराबर हमारा B की जगह मैं क्या रखूँगा, IR, एक I हमारा ऑलरेडी था तो ये क्या हो जाएगा, I² इंटू R। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा पावर का। तो आसानी से इसको बता सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले में पहले वाली इक्वेशन में मैं क्या रख दूं, I बराबर B/R, यानी ओम के नियम से ही उल्टा करके लिख दूं। इस बार मैं किसका मान रख दूं, I का मान रख दूं, B/R। तो समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 में P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, V तो वैसे ही लिख देना है, और I का मान मुझे कितना रखना है, B/R। तो V/R। दोस्तों हो सकता है आपको ये समझ में ना आता हो, कुछ लोग जो जिनका बेसिक अच्छा नहीं होगा उन्हें समझ में नहीं आता होगा। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपके पास टाइम नहीं है और जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर सकें। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। B और B का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, V² और अपॉन R। तो एक फॉर्मूला पावर का आपका ये आ जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पावर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं 3 फार्मूलों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी फार्मूले से आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। यहाँ से आप ओम का नियम लगाएंगे, आसानी से सारे फार्मूले निकल आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी में देखना पड़ेगा, जगह हमारे पास फिर ख़त्म हो गई है। मुझे लगा कि 2-3 पेज में हो जाएगा, ये तो बहुत जगह ले रहा है। चलिए मैं इतने से बीच में ले लेता हूँ। दोस्तों अगला आता है इसमें हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा में आपको क्या करना है, ऊष्मा में आपको कुछ नहीं करना है, इसे H से डिनोट करते हैं। तो अगर हम पावर का मल्टीप्लाई किससे कर दें दोस्तों, अगर हम पावर का मल्टीप्लाई कर दें किससे, समय से यानी कि टाइम से। किससे कर दें, टाइम से, तब आपको हीट मिल जाएगी। तो अभी मैंने आपको जितने पावर के फॉर्मूले बताएं, सारे फार्मूलों में आपको क्या करना है, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, हीट यानी कि ऊष्मा का। तो आसानी से इसको भी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिटों की संख्या। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बल्ब पे उसका दे देंगे कि 100 वाट लिखा है, किसे 3 दिन तक 3 घंटे तक जलाया जाता है, 12 रुपये के यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिटों की संख्या का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे और फिर उसके बाद जो भी पैसे दे रखे होंगे उस पैसों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे हम एन से डिनोट कर देंगे यूनिटों की संख्या को। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एन निकालना है यानी यूनिटों की संख्या। तो इसमें आपको पावर लेना है और टाइम लेना है, जितना भी टाइम हो। अब जैसे 3 दिन और 4 घंटे जितने भी दिए जाएँ तो आपको क्या करना है, 3 दिन लिखना है और फिर जितने घंटे दिए जाएँ उस हिसाब से लिख देना है और नीचे मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 1000 से। तब आपका क्या निकल आएगा, यूनिटों की संख्या। अब जितने पैसे आपको दिए होंगे उसी पैसों से मल्टीप्लाई करके आप पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फॉर्मूला आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड या आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी देंगे उससे इससे बाहर नहीं आने वाला। अगर इससे बाहर आता है तो दोस्तों वो किसी से नहीं होगा, क्योंकि जितना बेसिक बता सकता हूँ, जितना डीप में बता सकता हूँ, मैंने सब बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। सारे फॉर्मूले आपको एक ही दम रिवाइज हो जाएंगे और इसका रिटन पीडीएफ जैसा मैंने इसमें लिखा है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको एक बात और बता दूं कि मैंने एक एनसीईआरटी लेक्चर नाम से एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिस पर मैं आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूं। तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं फिर भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी उस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, 12 ही सब्सक्राइबर हो पाए हैं और हमारे सब्सक्राइबर लगभग 62,000 होने जा रहे हैं, तब भी उसे कोई सब्सक्राइब नहीं किया है। आप अपने बहन या भाई किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट उस चैनल पर मैं कराने वाला हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।